के सिंह आप सभी का हृदय के साथ में जो है स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, चलिए क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। सर जी बहुत लेट हो गए हैं आज, क्यों? काजल यादव जी हो जाते हैं, कभी कभी हम भी लेट हो जाते हैं। ठीक है, समय ही तो है, कई बार समय से पहले और कई बार समय के बाद जो है उपस्थित हो जाते हैं। वॉइस क्लियरिटी होगी आप तक, ठीक है। चलिए, एक्चुअली क्या है ना कि आपके लिए जो है थोड़ी सी तैयारियां करनी पड़ती है, ठीक है। आपके लिए तैयारियां करनी पड़ती हैं, कुछ फिगर्स को ढूंढना पड़ता है, ठीक है, जो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल है, बड़े महत्वपूर्ण है। तो उन फिगर्स को ढूंढने में थोड़ा सा वक्त जाया हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा वक्त जाया हो जाता है, बस ये इतनी सी बात। इसी वजह से कभी कभी क्या होता है, लेट हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, कभी कभी लेट हो जाता है। चलिए, तो अब हम बात करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करना प्रारंभ करते हैं, थोड़ी सी चीजों को समझिएगा। हम बात करना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कल हमने आपको नोट में कुछ पॉइंट्स लिखवाया था। कल हमने आपको नोट्स में कुछ पॉइंट लिखवाया था, ठीक है। और उसी नोट्स के पॉइंट को मैं थोड़ा सा लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। नोट में ही एक अगला पॉइंट है, उसी नोट के पॉइंट को मैं कुछ लेकर के चल रहा हूं आगे। नोट में एक अगला पॉइंट वाले लिख लेंगे, फिर मैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आज बात कर लूंगा और लगभग चीजों को मैं कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। पहले ध्यान से चीजों को समझना शुरू करिएगा। नोट में एक शब्द लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो पॉइंट है सीमेन, ठीक है। वो क्या पॉइंट है? सीमेन। एक पॉइंट है सीमेन, सीमेन, सीमेन। देखो, सीमेन होता क्या? सीमेन आप किसे कहेंगे? सीमेन आप किसे कहेंगे? अब ध्यान से पहले समझिएगा इसको, इस चित्र को अभी मत देखिएगा, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। बेसिकली जब मेल एक बार इजैकुलेट होता है, एक बार अपने वीर्य को स्खलित करता है, ठीक है, तो लगभग 3 ml सीमेन बाहर निकलता है। यानी कि एक इजैकुलेशन में अगर बात किया जाए तो एक इजैकुलेशन में जो शरीर से उसके बाहर निकलता है और महिला के वेजाइना में प्रवेश करता है, वो सीमेन कहलाता है। और सीमेन जो होता है, एक बार में, यानी कि एक इजैकुलेशन में, एक बार स्खलन में, एक इजैकुलेशन में, ध्यान समझना, एक इजैकुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, एक इजैकुलेशन में लगभग 3 ml सीमेन बाहर निकलता है। कितना? 3 ml। और 3 ml अगर सीमेन की बात किया है तो लगभग, अगर जो दवा वाली ढक्कन होती है उसका लगभग आधा हिस्सा आप मान सकते हैं कि एक इजैकुलेशन के दौरान 3 ml सीमेन शरीर से बाहर निकलता है। अब ये जो सीमेन होता है, सीमेन दो चीजों से मिलकर बना होता है। सीमेन किसे कहते हैं? दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो सीमेन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक तो सीमेन में, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एक तो सीमेन में होता है स्पर्म। सीमेन और स्पर्म को कंफ्यूज आप मत करिएगा, यानी कि सीमेन में ही है स्पर्म, और इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ द्रव पाए जाते हैं, यानी कि कुछ लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाले कुछ तरल होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो स्पर्म होता है वो केवल और केवल और केवल 5% होता है। सीमेन में केवल और केवल 5% ही स्पर्म है, शुक्राणु है। बाकी लगभग 95%, लगभग 95% क्या होता है, उसमें तरल पदार्थ पाया जाता है, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो आप सोच करके देखिएगा कि जो एक बार जब मेल
इजैकुलेट करता है, एक बार जब उसका स्खलन होता है तो लगभग 300 ml जो होता है वो सीमेन बाहर निकलता है, और उस 300 ml जो 3 ml जो है सीमेन में या किसी भी प्रकार के जो है सीमेन में लगभग 5% ही केवल स्पर्म होता है, बाकी 95% क्या होता है वो लिक्विड होता है। अब वो लिक्विड क्या होता है सर, इसको समझिएगा, यही आपको मैं समझाना चाह रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। वो जो लिक्विड होता है उस लिक्विड में देखिएगा, यहाँ पे इस चित्र में आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया ढंग से आपको दिखाया गया है कि ये एक सर्किल मान लीजिए, सीमेन है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये सीमेन है। सीमेन में केवल 2 से 5% टेस्टिस से निकला हुआ स्पर्म है। स्पर्म का निर्माण कहां पे होता है, टेस्टिस में, तो केवल 2 से 5% ही स्पर्म है। बाकी क्या है, बाकी देखिए क्या है, बाकी जो होता है सेमिनल वेसल्स होते हैं, और सेमिनल वेसिकल जो होते हैं वो 60 से लेकर 70% होते हैं। यानी कुछ उस द्रव की मैं बात कर रहा हूं, 95% में क्या क्या है, तो 95% में सबसे ज्यादा जो होता है वो सेमिनल वेसिकल है, ये लगभग 60 से 70% होते हैं। दूसरा जो फ्लूइड है, दूसरा जो तरल पदार्थ है वो कौन सा है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड से बना हुआ फ्लूइड है। प्रोस्टेट ग्लैंड से बना हुआ जो है द्रव है। सब प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पे है, अभी मैं उस पर बात करूंगा, पहले इसको समझ लो। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से बना हुआ द्रव, और सेमिनल वेसिकल से बना हुआ द्रव, और तीसरा याद रख लेना बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड से बना हुआ द्रव, जिसकी मात्रा केवल 1% होती है। ये 3 प्रकार के फ्लूइड इसमें पाए जाते हैं। यानी कि सीमन में 5% तो स्पर्म होता है, लेकिन इसके अलावा 3 प्रकार के लिक्विड पाए जाते हैं, 3 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। अब इन तीनों प्रकार के जो द्रव होते हैं इनका अलग अलग काम होता है, उनके काम मैं अभी समझाऊंगा आपको। पहले आप अच्छे तरीके से चीजों को समझते चलिएगा कि ये जो लिक्विड है 95%, ये 95% में से पहला जो प्रकार है लिक्विड का, इसमें कौन कौन से लिक्विड है, तो एक है इसमें सेमिनल वेसिकल, इसकी कोई हिंदी नहीं है, याद रखना। इसको क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड कहते हैं, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड कहते हैं। इसके बाद दूसरा याद रखना प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड होती है, अभी मैं बता रहा हूं ये कहां पे पाई जाती है। प्रोस्टेट फ्लूइड होता है इसमें, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड से बना होता है उस पर बात करेंगे। और तीसरा याद रख लेना बल्बो यूरेथ्रल, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। ये 3 प्रकार के इसमें द्रव पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें 3 प्रकार के द्रव होते हैं। अब आपको जो है ध्यान समझना, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा सर ये फ्लूइड का काम क्या होता है, अगर ये न रहे हमारी बॉडी में तो क्या होगा, तो इनके काम देखिएगा, इनके काम क्या होते हैं, काम समझिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिकली ये जो सेमिनल वेसिकल नामक फ्लूइड होता है, इस सेमिनल वेसिकल नामक फ्लूइड में बहुत अधिक मात्रा में फ्रैक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रैक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रैक्टोज होता है। और इसी फ्रैक्टोज की वजह से स्पर्म को क्या मिलता है, स्पर्म को ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, स्पर्म को ऊर्जा मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्म को ऊर्जा कहां से मिलती है, तो स्पर्म को ऊर्जा मिलती है फ्रैक्टोज की वजह से। वो फ्रैक्टोज कहां से आता है, ये फ्रैक्टोज वही जो कि फलों में पाया जाता है, उसी में फ्रैक्टोज की बात कर रहा हूं। ये फ्रैक्टोज जो है कहां पे आता है, तो ये सेमिनल वेसिकल नामक फ्लूइड से मिलता है, और यही ऊर्जा याद रख लेना ये स्पर्म को क्या करता है, आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, आगे बढ़ाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो स्पर्म 5% है। अभी मैं बताऊंगा कि उसी 5% में अगर बात किया जाए तो लगभग 300 करोड़ स्पर्म है। आपने सही सुना, ये जो आप कह रहे हैं कि स्पर्म के 5% है, इसी 5% में लगभग 300 करोड़ एक इजेकुलेशन के दौरान, अभी वो सारा डेटा मैं लिखवाऊंगा व्यवस्थित होकर, पहले ध्यान से समझ लो और देखो आप कितने यूनिक हैं, कितना अद्भुत हैं
कि लगभग 300 करोड़ एक बार में स्पर्म शरीर से बाहर निकलता है। एक बार में 300 करोड़ स्पर्म शरीर से बाहर निकलता है। अब वो स्पर्म जब निकलता है तो उसके पास में ऊर्जा थोड़ी ना है, वो भी एक प्रकार की कोशिका है। अब उसके पास में ऊर्जा कहां से आई? तो ऊर्जा जो है देने का काम कौन करता है? सेमिनल फ्लूइड करता है, क्योंकि इसके पास में क्या है? फ्रक्टोज है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड की कहानी सुनो। प्रोस्टेट ग्लैंड की कहानी सुनो। देखो, महिला और पुरुष के जो गोनैड्स होते हैं, यानी कि जो जनन अंग होते हैं, उनमें एक अंतर होता है। ठीक है, उनमें क्या होता है? उनमें एक अंतर होता है। पुरुष का जो सीमेन होता है और पुरुष का जो यूरिन होता है, दोनों को निकलने के एक ही रास्ते हैं। ठीक है, दोनों के निकलने के क्या है? एक ही रास्ते हैं। लेकिन महिलाओं में ये दोनों जो है चीजें अलग अलग होती हैं। महिलाओं में जो पीरियड का ब्लड निकलता है और साथ ही साथ जो यूरिन निकलता है, ये दोनों अलग अलग तरीके से निकलता है। तो दोनों जो है हिस्से अलग अलग हैं, लेकिन पुरुषों में एक ही है। तो वहां पे होना क्या चाहिए? ध्यान से समझिएगा। मैं एक रफली चित्र में बना रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे इसको समझिएगा, जैसे ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है पुरुष का। अब टेस्टिस से ये वासा डिफरेंस नली है, जिससे स्पर्म क्या होता है? स्पर्म जो है जाएगा और जो होता है स्पर्म जो है यहां से बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर तो ऊपर क्या बन रहा है? ऊपर दो तो किडनी भी है, ऊपर दो तो क्या है? किडनी है। अब ये किडनी क्या कर रही है? यूरिन को यूरिन को बना रही है। अब यूरिन को जब ये जो है बना रही है, तो यूरिन क्या होगा? वो यहाँ पे यूरेटर के थ्रू, यूरेटर का मतलब क्या होता है? यूरेटर का मतलब क्या होता है? यूरेटर का मतलब होता है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी के द्वारा आता है, ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और ब्लैडर में इकट्ठा होने के पश्चात जो होता है वो सेम उसी यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। जिस यूरेथ्रा से सीमेन को बाहर किया जाता है, उसी यूरेथ्रा से क्या किया जाता है? उसी यूरेथ्रा से जो होता है यूरिन को भी बाहर किया जाता है। यानी कि सीमेन को बाहर करने का रास्ता और यूरिन को बाहर करने का रास्ता क्या है? एक ही है, एक ही है। ये बात समझ में आ रही है? दोनों को बाहर करने का रास्ता क्या है? एक ही है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में ये दोनों रास्ते क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो भाई कोई तो यहां पर ऐसा होना चाहिए गार्ड, कोई तो ऐसा यहां पे गार्ड होना चाहिए, कोई तो यहां पे ऐसा हो, कोई तो ऐसा यहां पर हो जो ये तय करे कि कब स्पर्म जाना है और कब यूरिन जाना है। कोई तो ऐसा होना चाहिए। पता लगा यूरिन नहीं, जब प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाती है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। यूरिन के परित्याग में तो दिक्कत होती ही होती है, साथ ही साथ ये भी समस्या आ जाती है कि यूरिन के रास्ते जो होता है स्पर्म बाहर निकलने लगता है, और ये बड़ी भयंकर समस्या होती है, बड़ी ही भयंकर समस्या होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पे है? ये जो जंक्शन है, ये जो गार्ड यहां पे बैठा है, जो ये तय करता है कि कब यूरिन निकलेगा बाहर और कब जो है ये बाहर निकलेगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड तय करता है। तो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड की स्थिति। ये है क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड की स्थिति है, ये स्थिति है। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की स्थिति है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम आपको समझ में आ गया क्या होता है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है कि ये बेसिकली तय करता है कि कब यूरिन का परित्याग करना है और कब जो होता है जो है इस जो है कब जो है सीमेन को बाहर करना है। ठीक है, एक तो ये बात याद रखना। दूसरी बात याद रख लेना कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड जिस फ्लूइड को निर्मित करता है, वो याद रखना, वो शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रहा हूं। इस फ्लूइड का काम क्या होता है? ये शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है, यानी कि एक मोशन प्रदान करेगा, एक वेलोसिटी प्रदान करेगा, एक थ्रस्ट पैदा करेगा। इसी थ्रस्ट के द्वारा जो होता है स्पर्म जो है वो बाहर निकलता है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर है तो वो थ्रस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, याद रखना, वो थ्रस्ट नहीं लगेगा, यानी कि वो बाहर नहीं जा पाएगा। अभी सारी बातें आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होंगी, परेशान नहीं होना है। अभी मैं फिर इस पे वापस आऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर वापस आऊंगा, एकदम परेशान मत होना। ठीक है,
एकदम परेशान नहीं होना है, बस पहले आराम से चीजों को क्लियर करते। अभी मैं जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, तो ये चीजें और भी बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएंगी, बस समझते चलना, ठीक है। तो ये भाई इसका काम क्या था, स्पर्म को ऊर्जा देना। इसका काम क्या है, शुक्राणुओं को गति देना, और साथ ही साथ ये तय करना कि कब यूरिन जाएगा और कब जो है सीमेन बाहर निकलेगा, ठीक है। अब तीसरा ये है बल्बो ग्लैंड, या इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। दोनों नाम याद रखना, दोनों नाम याद रखना, दोनों पूछा जा सकता है। कई बार इसको काउपर कहते हैं, हिंदी में काउपर लिखते हैं, हिंदी में इसको काउपर लिखते हैं, या फिर इंग्लिश में आप इसको कॉपर्स कहते हैं। तो कॉपर्स ग्लैंड, और यहां पे लिखा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इससे फ्लूइड निकलता है, और इसका फ्लूइड का नाम भी इसी के नाम पर है, बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड कहते हैं। इसका परसेंटेज केवल 1% है, आप देख सकते हैं केवल 1% है, 1% है। लेकिन इसका काम बड़ा भयंकर है। इसका काम जो होता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या काम होता है सर इसका, बल्बो यूरेथ्रल का? तो बल्बो यूरेथ्रल का काम मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल का काम ये होता है, पहला काम ये होता है कि ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। देखो काम में लिख रहा हूं, पहली बात तो ये याद रखना, इसके क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो ये करता क्या है सर, करता क्या है सर, देखो अब करता क्या है। अब मनुष्य ने बार बार यूरिन का परित्याग इसी रास्ते किया है, और ये माध्यम कैसा हो गया, अम्लीय माध्यम हो गया है। अब अम्लीय माध्यम में आपका स्पर्म जिंदा नहीं रह सकता है, तो ये बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड क्या करता है, पहले इस रास्ते को क्षारीय बना देता है, ताकि हमारा स्पर्म जिंदा रहे, जिंदा रहे। पहला काम ये क्षारीय बना देता है, ठीक है। दूसरी बात याद रख लेना, दूसरी बात याद रख लेना, सारी बातें एकदम अच्छे तरीके से समझते चलो, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो होते हैं ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं, और जब पूछ लिए जाते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात याद रख लेना, ठीक है। अगर सोचो, अगर ये न रहे, अगर ये क्षारीय न रहे, तो क्या होगा, स्पर्म जैसे ही पहुंचेगा यहाँ पे ना, इसके थ्रू बाहर निकलेगा ना, इस पाइप के थ्रू बाहर निकलेगा ना, डेड हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि उस माध्यम में वो जीवित नहीं रह सकता। वो माध्यम देने का काम कौन करता है, ये बल्बो यूरेथ्रल करता है। और दूसरी चीज याद रख लेना, ये इस पूरे मार्ग को चिकनाहट पैदा करता है, चिकनाहट पैदा करता है, पूरे के पूरे मार्ग को क्या करता है, चिकनाहट पैदा करता है। जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है तो पूरा का पूरा जो है हिस्सा एक चिकना हो जाता है, क्योंकि एक फ्लूइड निकलता है जिससे वो पूरा का पूरा जो है हिस्सा जो होता है चिकना हो जाता है, ताकि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया आसानी के साथ में हो सके। ये बल्बो यूरेथ्रल का ही कमाल होता है, कि अगर बल्बो यूरेथ्रल नहीं रहेगा तो वो सतह ड्राई हो जाएगी, और जब ड्राई हो जाएगी तो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया सही ढंग से, सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो कुल मिलाकर के यहां पर आप ये याद रख लेना, ठीक है, आप ये याद रख लेना, ठीक है, आप ये याद रख लेना कि ये चिकनाहट पैदा करता है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें चिकनाहट पैदा करता है, ताकि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया अच्छे प्रकार से हो सके। दूसरी बात देखो, थोड़ा सा ये चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा मैं अपने दिमाग को थोड़ा सा ओपन करके मैं पढ़ा रहा हूं। कुछ शब्द, कुछ बातें हो सकता है मेरे मुंह से आपको समझाते समय थोड़ी सी आपको असहज लगे, ठीक है, लेकिन एक अध्यापक के तौर पे मुझे ये समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आमतौर पे रिप्रोडक्शन का चैप्टर जो है इस वजह से टीचर स्किप करता है, या स्टूडेंट इस जो है पढ़ने की इच्छा जागृत करता है कि टीचर के मन से वो कुछ कहलवाएगा ऐसा। लेकिन हमें अपने जनन अंगों को समझना बहुत जरूरी होता है। हम कई बार क्या होते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, लेकिन इसी हंसी मजाक के चक्कर में टीचर जो है अपने ज्ञान का प्रदर्शन सही ढंग से नहीं कर पाता, या जो बातें आपको जाननी चाहिए वो बताता नहीं है। इस वजह से मैं ये चाहता हूं कि आपके अंदर कम से कम अपने ऑर्गन को लेकर के जागरूकता रहे। और एक बात और याद रख लेना, ठीक है, सेक्स एक ऐसी नेचुरल प्रक्रिया होती है, जैसे हर एक व्यक्ति खाना खाता है, जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, ठीक है, जैसे जिंदा रहने के लिए श्वसन जरूरी है, जिंदा रहने के लिए उत्सर्जन जरूरी है, वैसे ही जिंदा रहने के लिए सेक्स एक जरूरी प्रक्रिया होती है। इसमें कोई ऐसी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक समाज का एक ऐसा आवरण है, या एक ऐसा दायरा है
जो हमें शायद इस बात को खुल करके इजाजत नहीं देता है कि इन सारे मुद्दों पे हम खुल करके बातचीत करें। और यही कारण होता है कि जो सेक्स का जो जो है जागरूकता है वो भारत में सबसे कम देखी गई है, सबसे कम देखी गई है। एक बेटी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने बाप से नहीं कर सकती, अपने भाई से नहीं कर सकती, अपने माँ से नहीं कर सकती है। उसके कुछ ही खास ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो होंगे जिनसे वो शेयर कर सकती, नहीं तो वो भी नहीं। और यही कारण होता है कि वो आगे चल करके क्या होता है, उनमें एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण बनता है। अगर समय रहते शायद वो चर्चा परिचर्चा होती तो वो उस चीज से रोका जा सकता था। तो याद रखना, जैसे कि महिलाओं में जो होता है यूट्रस कैंसर होता है, महिलाओं में जो होता है यूट्रस कैंसर होता है, ठीक उसी प्रकार से सामान्य है, ठीक उसी प्रकार से याद रख लेना पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। और प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट में कोई भी दिक्कत आई तो फिर याद रखना स्पर्म की दिक्कत तो होगी ही होगी, और साथ ही साथ याद रखना पूरा का पूरा जो है याद रखना एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ठीक है, अभी प्राची थम जाओ, अभी जो मैं समझा रहा हूं समझो, कुछ भी मिक्स नहीं होगा, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये एक क्या करता है, चिकनाहट पैदा करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे आगे चल करके रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, आसानी के साथ में हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये क्षारीय प्रवृत्ति करके मूत्र के प्रभाव को कम कर देता है। ठीक है, मूत्र के प्रभाव को उदासीन कर देता है, मूत्र के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, ताकि स्पर्म अच्छे तरीके से आ जा सके, स्पर्म क्या करे, अच्छे तरीके से आ जा सके। फिर से मैं अब कहानी को लिंक कर रहा हूं, फिर से जोड़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा कि मनुष्य जब एक बार रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में आता है, या जब वो जनन की प्रक्रिया में आता है, या जब वो एक महिला के साथ में संभोग करता है, तो उस दौरान जब वो अपने वीर्य को स्खलित करता है, या सीमेन को स्खलित करता है, या शरीर से बाहर निकालता है महिला के वेजाइना में, तो उसकी मात्रा 3 ml रहती है लगभग, एक सामान्य व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जो सीमेन होता है वो सीमेन 2 चीजों से मिलकर बना होता है। 5% तो वो केवल स्पर्म रहता है उसमें, बाकी 95% फ्लूइड होते हैं। ये फ्लूइड बड़े काम के होते हैं, इन फ्लूइड के बिना ये स्पर्म कुछ भी नहीं है, इन फ्लूइड के बिना ये स्पर्म कुछ भी नहीं है। जैसे मुझे सऊदी अरब जाना है या बंबई जाना है, मेरी इच्छा शक्ति है, मुझे जाना है, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता हूं, बिना साइकिल के, बिना मोटरसाइकिल के, बिना हवाई जहाज के, बिना बैलगाड़ी के, बिना साधन के मैं नहीं जा सकता। तो ये स्पर्म है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सही बात है। लेकिन ये तभी पहुंच पाएगा अंडे तक जब ये तीनों के तीनों फ्लूइड काम करेंगे। ये तीनों फ्लूइड में से पहला फ्लूइड कौन सा है, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड है। सेमिनल वेसिकल फ्लूइड जो है, ये सेमिनल वेसिकल नामक संरचना से स्रावित होता है, और ये पूरे सीमेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। कितना होता है, 60 से 70%। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये जो होता है ये तरलता पैदा करता है पूरे के पूरे, ताकि वो स्पर्म उसी में डूब जाए, उसको क्षति ना पहुंचे, है ना। बहुत सेंसिटिव होता है स्पर्म, और इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है जो स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी आ गई उसमें। अब वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है, याद रखना, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, फिर आगे रास्ते में उसकी मुलाकात प्रोस्टेट से हुई। प्रोस्टेट ने कहा रुको, ऐसा तो नहीं है कि यूरिन इस समय निकाला जा रहा है, यूरिन निकल गया, अब ये माध्यम जो है पूरी तरह से, ये ट्रैक जो है पूरी तरह से अम्लीय हो गया है। अब अगर इसमें चला जाएगा, कौन, स्पर्म चला जाएगा तो स्पर्म मर जाएगा, क्योंकि उस एनवायरमेंट में वो जिंदा नहीं रह पाएगा, उस अम्लीय वातावरण में जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, सॉरी, वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या करेगा, थ्रस्ट पैदा करेगा। अब थ्रस्ट पैदा करेगा, शुक्राणु को बाहर करेगा। तो ये जो बल्बोयूरेथ्रल है, ये पूरा माध्यम क्षारीय करेगा, रास्ता क्लियर करेगा। ठीक है, स्पर्म साहब आप बाहर निकलो। स्पर्म जो है यहां से बाहर निकलेगा, वो चिकनाहट भी पैदा करेगा। अब स्पर्म निकला और महिला के वेजाइना में उसने प्रवेश किया, महिला के वेजाइना में प्रवेश किया।
यहां तक की कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड है मैं जानता हूं, लेकिन जरूरी है ये भी आप जानते रहिए। ठीक है, अब ये महिला के वेजाइना में प्रवेश किया। अब ये नोट में ही लिखना है, नोट के ही पॉइंट है। नोट में कुछ मैं डेटा मैं दे रहा हूं, नोट में मैं कुछ डेटा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा कि एक इजेकुलेशन, ठीक है, नोट में ही पॉइंट लिखना है, नोट में पॉइंट लिखना है। और जो वास्तव में आपको अद्भुत लगेगा कि जब एक इजेकुलेशन होता है, एक बार जो है, एक बार जब सीमेन बाहर निकलता है तो उसमें 3 ml जो होता है, 3 ml बाहर निकलता है एक बार में, एक इजेकुलेशन में। और आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि एक इजेकुलेशन जब होता है ना तो उसमें 5% है कौन, स्पर्म। लेकिन उस 5% में पता है कितने स्पर्म है? लगभग 1 2 3 नहीं, 300 करोड़। असली कंपटीशन तो यहां पे है। हम फालतू में अपने आप को परेशान कर रहे हैं। महिला ने केवल एक अंडा निकाला है, एक अंडा। उस एक अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए 300 करोड़ लोग जा रहे हैं, और करेगा केवल एक। मतलब यहां पे बस जान लो कि सीट केवल एक है, और फॉर्म पे कितने पड़े हैं? 300 फॉर्म पड़े हैं। समझ लो यहां पे प्रतियोगिता है। हमसे कहीं ज्यादा जो है कंपटीशन को कौन फील कर रहा है? इसमें स्पर्म कर रहा है, याद रख लेना। स्पर्म हमसे कहीं ज्यादा जो है कंपटीशन को फील कर रहा है। 300 करोड़ में से कोई एक ऐसा लकी स्पर्म होगा, कोई ऐसा लकी स्पर्म होगा जो ऐसे जाएगा और उस ओवम से मुलाकात करेगा। एक कोई लकी स्पर्म होगा। सोच करके देखो, 300 करोड़ निकलते हैं और उन 300 करोड़ में से केवल एक जाकर के उस अंडे के साथ में मिलता है। बहुत तगड़ा कंपटीशन है भाई। ठीक है, और एक बात और जानकारी मैं कर रहा हूं, कुछ मैं जागरूकता में आपको बता दूं, ताकि जो आप जो थोड़ा सा इधर उधर के चक्कर में रहते हैं उसको भी समझ लीजिए कि 1 सेकंड में लगभग 1500 स्पर्म का निर्माण होता है। आपके शरीर में जो होता है 1 सेकंड में लगभग 1500 स्पर्म निर्मित होते हैं। 1500 स्पर्म निर्मित होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के अगर 1 डे की बात किया जाए तो एक दिन में लगभग 10 करोड़। तो 10 करोड़ स्पर्म एक दिन में बन जाते हैं। ठीक है, ये मैं इस वजह से मैं बात कर रहा हूं कि बहुत ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं या स्टूडेंट है या कंपटीटर है, जब वो अपने एडोलसेंस में होते हैं, वयस्क अवस्था में होते हैं, और कई बार गलत संगत की वजह से या गलत गतिविधियों की वजह से जब वो अपने स्पर्म को बहुत अधिक मात्रा में जब शरीर से बाहर कर देते हैं तो उनके मन में एक ग्लानि आ जाती है। जब वो मस्टरबेट करते हैं तो उनके मन में एक ग्लानि आती है, उनको ऐसा लगता है कोई गलत उन्होंने काम कर दिया, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर से मैं वही कह रहा हूं कि मस्टरबेशन भी, जिसको आप सामान्य भाषा में हिंदी में हस्तमैथुन करते हैं, वो भी एक सामान्य प्रक्रिया ही है। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से मस्टरबेशन भी एक प्रकार की याद रख लेना, एक प्रकार की एक अनिवार्य प्रक्रिया होती है, और जो व्यक्ति जी रहा है, जो व्यक्ति खाना खा रहा है, जो भी व्यक्ति जी रहा है, जो भी व्यक्ति खाना खा रहा है और अपने एडोलसेंस में जी रहा है और धीरे धीरे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है, वो मस्टरबेट करता ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो उतना ग्लानि नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब ये एक मात्रा से अधिक हो जाता है तो ये शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह होता है। ये हमारे कंसंट्रेशन के लेवल को क्या कर देता है? कम कर देता है। हमारी शारीरिक क्षमता को क्या करता है? बिगाड़ देता है।
और कोई भी चीज अगर अतिशय किया जाएगा, खाना अगर ज्यादा खाएंगे, ज्यादा सोएंगे, ज्यादा हंसेंगे, ज्यादा रोएंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा दौड़ेंगे, ज्यादा कोई भी काम करेंगे, तो वो शरीर के आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव देगा। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है, ऐसा एक भ्रांति होती है कि अगर हमने ज्यादा मस्टरबेट किया है तो उसका प्रभाव जो है आगे आने वाले जीवन पे पड़ेगा, हमारे स्पर्म जो है कम हो जाएंगे, हमारे स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे। आप सोच करके देखिए, आपका शरीर एक दिन में 10 करोड़ की संख्या में जो है स्पर्म को निर्मित कर रहा है। 10 करोड़ की संख्या में, मजाक नहीं है ये, ठीक है, मजाक नहीं है। 10 करोड़ की संख्या में अगर कोई चीज निर्मित हो रही है एक दिन में, तो आप समझ सकते हैं वो कम कैसी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये निर्माण की प्रक्रिया है, लेकिन इसके वयस्क होने में, मतलब इसको मिच्योर होने में काफी लंबा टाइम लगता है। यानी कि लगभग कुछ हफ्ते लग जाते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं। मतलब एक आध महीने के बाद ये जाकर के हमारा स्पर्म क्या होता है, पूरी तरीके से उस फॉर्म में आता है, उस मिच्योर फॉर्म में आता है कि वो एक अंडे को, ओवम को क्या कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको समझा देता हूं। तो ठीक, कुल मिलाकर के इतनी मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए आपके, ठीक है। हाँ, अब इसके बारे में याद रखना कि एक स्पर्म का जीवन काल मैं बता रहा हूं। स्पर्म का जीवन काल देख लीजिएगा, स्पर्म का जीवन काल, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं ये भी यूट्यूब पे वीडियो देखता हूं, ठीक है, कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करिए, वीर्य को अस्खलित मत करिए, सीमेन को शरीर से बाहर मत करिए, उसको इजुकुलेट मत करिए, शरीर पर देखिए क्या परिवर्तन दिखाई देंगे, ठीक है। तो साइंस ये कहता है, अध्यात्म क्या कहता है, वो अलग बिंदु है। अध्यात्म पे इसका एकदम अपोजिट, ठीक है, अपोजिट एकदम उसका अपना एक थिंकिंग है, सोच है। विज्ञान क्या कहता है, मैं उस पर बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो स्पर्म का जो जीवन काल होता है वो महिला के शरीर के अंदर 5 दिन होता है, लगभग 5 दिन, लगभग 5 दिन लगभग होता है। सॉरी, 5 दिन मैं कह रहा हूं, हाँ 5 दिन लगभग होता है, 5 दिन होता है, ये लगभग में है, ठीक है, ये लगभग में है। फीमेल यानी कि अगर इजेकुलेट हुआ है महिला में, तो याद रखना महिला में लगभग 5 दिन तक रहेगा ये, ठीक है। लेकिन अगर वो महिला के शरीर में नहीं गया, आपके ही शरीर में स्पर्म है, अभी निर्मित हुआ, प्रतिदिन निर्मित हुआ 10 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 10 करोड़, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हर एक कोशिका का अपना जीवन काल होता है, हर एक कोशिका, और ये भी तो एक कोशिका है, तो इसका अपना भी जीवन काल है। तो इस कोशिका का जीवन काल है 72 दिन। तुम ब्रह्मचर्य का जीवन का फॉलो करो, यानी कि मेल के अंदर अगर वह है वो, तो 72 दिन में मारा जाएगा, ये कंफर्म है, प्रकृति का नियम है, ये शरीर हमारा ऐसा काम करती है। 72 दिन बाद वो मर जाएगी, 72 दिन बाद अपने आप डेड हो जाएगी, उसको एब्जॉर्ब करके उसको शरीर से बाहर कर दिया जाएगा किसी न किसी रूप में। तो 72 दिन होता है इसका स्पर्म का जीवन काल, शरीर के भीतर हमारे रहेगा। यूट्यूब पे अगर आप रिसर्च करोगे तो यूट्यूब पे कम से कम 20 वीडियो ऐसे मिल जाएंगे, 20 में कम कर रहा हूं, 50 वीडियो मिल जाएंगे कि 3 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद शरीर में ऊर्जा देखिए, 5 महीना देखने के बाद। भाई ब्रह्मचर्य का पालन करने से वो शरीर में ऊर्जा नहीं है, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य का पालन जो नहीं कर रहा उसके शरीर में ऊर्जा नहीं रह सकती है। शरीर में ऊर्जा या तेज होने के पीछे का कई ढेर सारे और कारण भी हो सकते हैं, आपका खान पान, आपका वातावरण, आपकी थिंकिंग अप्रोच, आपकी पॉजिटिविटी, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, ये आपके स्पर्म काउंट को या फिर स्पर्म को स्वस्थ रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बात समझ में आ रही है। तो 72 दिन के बाद अपने आप ही डेड होने वाला है, 72 दिन के बाद अपने आप डेड होने वाला। मैं फिर से कह रहा हूं कि अध्यात्म को अगर आप देखेंगे तो अपोजिट बातें आप सुनेंगे, जानेंगे। जैसे अगर आप किसी ऋषि महात्मा की बात सुनेंगे तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें अपने सीमेन को बचाकर रखना चाहिए।
आप सुनते होंगे, आपको अपने सीमेन को बचा कर रखना चाहिए, उसको इजेकुलेट नहीं करना चाहिए, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, उससे बड़ी हानि होती है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो मैंने आपको पूरी की पूरी ये डेटा दे दिया। ये डेटा, ये एक साइंटिफिक डेटा है, और इस साइंटिफिक डेटा से आशा करूंगा कि आपके कई ढेर सारे भ्रम दिमाग से निकल गए होंगे। ये पूरा डेटा और ये डेटा जो मैंने आपको दिया है, इस डेटा से आपके दिमाग की कई ढेर सारे कूड़ा करकट शरीर से बाहर निकल गए होंगे, कम से कम स्पर्म को लेकर के बाहर चले गए होंगे। ठीक है, तो ये साइंस क्या कहता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो आप बताइए। अब यहाँ पे आप सवाल पूछिएगा, यहां तक मैंने आपको पढ़ाया, अब यहां तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, यहां तक कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। आज मैंने पूरा का पूरा स्पर्म ही आपको बात बताने की कोशिश किया, पूरा स्पर्म के ही विषय में मैंने बताने की कोशिश किया। देखिए, आपका शरीर बहुत अद्भुत है, ठीक है, एक छोटी सी कोशिका कैसे कार्य करती है। लेकिन सर जिनको बच्चा नहीं होता वो डॉक्टर कहते हैं कि उनके अंदर स्पर्म कम बन रहा है, और आप तो बताए हैं कि एक सोल्यूशन में लगभग 300 करोड़ होता है, उसमें सिर्फ एक ही भाग लेता है। हाँ बिल्कुल, समझो इस बात को। वही मैं कह रहा हूं, जैसे 300 लोगों ने, जैसे मान लो आप परीक्षा का फॉर्म डालते हैं ना, अब परीक्षा का फॉर्म आप डालते हैं, लगभग यूपी पुलिस में कितनी सीटें थी मुझे नहीं एग्जैक्टली याद है, शायद 5,000 के आसपास थी, जो भी थी। अब 50 लाख फॉर्म पड़ा, तो 50 लाख फॉर्म तो पड़ा, 50 लाख लोग तैयारी करने शुरू किए, 50 लाख लोग पढ़ना शुरू किए, लेकिन सिलेक्शन केवल कितना का होगा? 5 लाख, जो सबसे योग्य होगा। हमने इसी वजह से एक शब्द उपयोग में लाया, लकी। वो लकी स्पर्म होगा। जो आप महिला का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये दूरी, ये समझ लो, कहा गया भाई, ये महिला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये महिला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जब स्पर्म निकलता है, हाँ, और स्पर्म यहां से निकल करके उसको यहां तक की यात्रा करनी है, अभी कल मैं बताऊंगा, यहां तक फैलोपियन ट्यूब तक जाना है उसको, और ये यात्रा उसके लिए बहुत मुश्किलों भरा रहता है। ऐसा नहीं है, प्रकृति ने बहुत व्यवस्था कर रखी है ताकि ये स्पर्म किसी तरीके से यहाँ पे पहुंच जाए। तो मैंने आपको बताया 300 करोड़ में से केवल एक ही जो सबसे पहले पहुंचता है, सबसे पहले पहुंचा, इसने अंडे को भेद करके जैसे गया, तुरंत अंडा जो है अपने आप को कवरिंग कर लेता है। अब उसके बाद अगर कोई स्पर्म पहुंचा भी सेकेंड थर्ड, तो वो उसको आने नहीं देता, अपने अंदर नहीं आने देता। बात समझ में आ रही है? भले ही यहाँ पर व्यवहारिक दुनिया में, व्यवहारिक जीवन में हम जो सेकंड आता है, थर्ड आता है, उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो फीमेल ओवम होता है, यानी कि जो अंडा होता है, वो कहता है जो सबसे योग्य होगा वही मेरे पास आएगा, बस जो सबसे स्वस्थ होगा वही हमारे पास आएगा। सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिर हजारों या लाखों या करोड़ों की जरूरत नहीं है, पहला जो आया उसी की मैं हो जाऊंगी, बस यही है ओवम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज तो मैं सोच रहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव भी पार्ट पढ़ा दूंगा, लेकिन समय हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस वजह से आज तो रहने देते हैं इसको, लेकिन ये जो चीजें मैंने बताया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जानते रहना। ठीक है, अच्छा एक चीज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बढ़ा दे रहा हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बढ़ा दे रहा हूँ, बहुत कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, बस इसमें चीजों को समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये है ब्लैडर, ये है ब्लैडर। ब्लैडर का मतलब जहां पे यूरिन इकट्ठा होता है। ठीक है, मैंने बताया कि फीमेल में क्या होता है, यूरिन अलग रास्ते से बाहर आता है, और पीरियड का ब्लड जो होता है वो अलग रास्ते से आता है, दोनों के अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन मेल में जो सीमेन है, यूरिन है, जो वो एक ही रास्ते से आता है, वो यूरेथ्रा के थ्रू ही बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ब्लैडर में इकट्ठा हुआ क्या, यूरिन। ठीक है, और टेस्टिस जो होता है, यहां पे आप देख सकते हैं टेस्टिस है, तो टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म। अब स्पर्म जो होता है, देखिए इस नली के द्वारा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये कौन सी नली है, ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस। और इसी वजह से मैंने कहा है कि इसी को जब कट कर दिया जाता है तो पुरुष नसबंदी हो जाती है, जिसको आप वैसे टॉमी कहते हैं। टॉमी का मतलब ये हो गया कट कर दिया गया, तो इसी नली को कट कर दिया जाता है, तो स्पर्म क्या होता है, इस नली के द्वारा जो होता है बाहर नहीं आता है, यानी कि ये इधर आगे नहीं बढ़ता है। अगर ये नली नहीं कटी है, अगर ये नली नहीं कटी है तो देखो क्या होगा, नली नहीं कटी है तो क्या होगा, स्पर्म निर्मित हुआ। अब ये वास्क डिफरेंस नामक नली से गया 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 गया, कहां पे गया, देखो कहां पे गया,
ये देखो ये क्या बना है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कौन सी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में ही पाई जाती, फीमेल में नहीं पाई जाती, क्योंकि ये दोनों को मैंने बताया अलग अलग ट्रैक है, अलग अलग रास्ते हैं। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड तय करेगा कब यूरिन बाहर निकलना है, कब सीमेन बाहर निकलना है, कब यूरिन बाहर निकलना है और कब सीमेन बाहर निकलना है। अब वो समझ गया कि भाई सीमेन को बाहर करना है या यूरिन को बाहर करना है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, वो इस रास्ते से यानी कि पेनिस के थ्रू क्या कर देता है, यूरेथ्रा के थ्रू क्या कर देता है, सही से बाहर कर देता है। एक बात और याद रखना, एक सवाल और पूछता है कि टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस जिस थैली में बंद रहता है, जो थैली में बंद रहता है, उस थैली का नाम क्या है, जिसमें टेस्टिस पाया जाता है, उसका नाम है स्क्रोटम। उसका नाम क्या होता है, स्क्रोटम। स्क्रोटम वो थैली होती है जिसमें हमारा टेस्टिस बंद रहता है, ठीक है। और एक संरचना और है जिसको बोलते हैं एपिडिडमिस। ये एपिडिडमिस क्या होती है, ये टेस्टिस के चारों ओर पाई जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस के जस्ट पीछे क्या पाया जाता है, एपिडिडमिस पाया जाता है। ये एपिडिडमिस है, एपिडिडमिस है। लेकिन ये चारों ओर जिस थैली में कवरिंग है, चारों ओर जो थैली पाई जाती है, उस थैली को क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। उस थैली को क्या कहते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। तो टेस्टिस जो होता है स्क्रोटम में बंद रहता है, स्क्रोटम थैली होती है। टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। वो स्पर्म जो होता है वो आगे बढ़ेगा किसके थ्रू, तो वो वासा डिफरेंशिया के द्वारा थ्रू जो है वो आगे बढ़ेगा। और वो कहां पे जाता है, वो प्रोस्टेट के थ्रू फिर कहां से शरीर से बाहर निकलता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। बाकी पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मिलूंगा आप सभी लोगों से कल। थैंक यू, नमस्कार।